औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिद्रा अज़ीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो है एक्सरसाइज 13.2। उसका पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, ए डाई इज़ रोल्ड। ठीक है, इन्होंने कहा है एक डाई है जो रोल हुआ है, और पार्ट 1 में हमने करना है लिस्ट द सैम्पल स्पेस। Second part, write down the probability of each event in the sample space. What is the total of the probabilities? Very simple question, कोई इतना जो है मुश्किल नहीं है। ठीक है, आपने सबसे पहले बात को ये समझना है कि अ डाई इज़ रोल्ड। ठीक है, इसमें जो हमारे पास पार्ट 1 आता है, सबसे पहले पार्ट 1 में हमने क्या लिखना है, पार्ट 1 में हमने क्या करना है, लिस्ट द सैम्पल स्पेस। क्या एक डाई अगर रोल हुआ है तो उसके सैम्पल स्पेस क्या होगी। ठीक है, तो सोल्यूशन हम कहते हैं लेट्स द प्रॉब्लम नाउ स्टेप बाय स्टेप। अच्छा ठीक है, अच्छा व्हेन अ डाई इज़ रोल्ड। ठीक है, व्हेन अ डाई इज़ रोल्ड, व्हेन अ डाइस इज़ रोल्ड। ठीक है, डाइस इज़ रोल्ड, so here we have the sample space. So what will be the sample space? Sample space will be S, and that is 1 2 3 4 5 6। अगर आपने मेरा 13.1 की एक्सरसाइज की अगर वीडियो देखी हो 13.1 की, तो वहाँ पर मैंने आपको सैम्पल स्पेस समझाया है कि एक्चुअली सैम्पल स्पेस क्या होता है। देखें, अगर कॉइन एक टॉस होता है, ठीक है, एक कॉइन जो है वो टॉस हो रहा है, तो उसका जो सैम्पल स्पेस होता है वो क्या होता है, हेड एंड टेल। कॉइन के एक साइड पे टेल, एक साइड पे हेड होता है। ठीक है, तो उसका जो सैम्पल स्पेस होगा वो ये होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डाइस की बात हो रही है, तो आपको पता है जो लूडो की डाइस होती है, जब हम इसको फेंकते हैं तो उसमें क्या होता है चांस आने का, क्या तो वो कभी 6 आ सकता है, कभी 5 आ सकता है, कभी 4, कभी 3, कभी 2, कभी 1। मीन्स के 1 2 3 4 5 और 6 तक चांस हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें टोटल डाइस में जो हमारे पास बना होता है उसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 जो होते हैं वो चांस होते हैं। ठीक है, तो इसके तभी सैम्पल स्पेस जो बन गया वो 6 बन गया। ठीक है, ये तो खैर पहला पार्ट था। चलें दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में हमें क्या कहा गया है। दूसरे पार्ट में हमें कह रहे हैं राइट डाउन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट इन द सैम्पल स्पेस। अब वो कहते हैं ईच इवेंट, मतलब ईच इवेंट ये हर एक जो नंबर होता है उसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है। ठीक है, तो हम लिखते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट दी सॉल्यूशन। ठीक है, और लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट इज गिवन बाय व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ठीक है, एंड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। मैंने आपको हमेशा बताया है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, आप फेवरेबल आउटकम्स लिख लें या एन ऑफ ए लिख लें जो आप डिनोट कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे मर्जी, एंड नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, अब आपने ईच इवेंट का निकालना है, तो सबसे पहले मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया। ठीक है, इस फॉर्मूले में आपने क्या करना है, अब यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि आपने हर एक इवेंट, अब हमारे पास जो सैम्पल स्पेस था 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हर इवेंट की बात हो रही है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। ठीक है, सैम्पल स्पेस हमारे पास 6 था। अगर एक दफ़ा 1 अगर हम फेंकते हैं लूडो की घिटली को, डाइस को, तो हमारे पास अगर 1 आता है तो उसका चांस क्या बनेगा, 1/6। किस में से बना, 6 में से। इसी तरह मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 लूँगी। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, डाइस को फेंका और 2 आ गया तो उसका चांस क्या था, 1/6 बन गया। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 1/6। ठीक है, इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 1/6।
ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 इज़ 1/6। मतलब ये कि यहाँ पर मैं आपको ये समझाऊँ कि हर इवेंट को एक बार अगर चांस दिया जाए तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 1/6, ठीक है। सो that dice is fair, each number has an equal probability of occurring, there is one favorable outcome of each number, ठीक है। इस चीज़ को अब आपने जहन में रखना है। इसी तरह पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 में हमें कहा गया है क्या निकालना है, व्हाट इज़ द टोटल ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़, ठीक है। तो हमने सिंपल वे में क्या करना है, ये जो हमने प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है इनको आप इसमें प्लस कर लेना है। सो टोटल प्रोबेबिलिटीज़, probability, total probability of all possible outcomes should sum 1, ठीक है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ये चीज़ याद रखने वाली है कि प्रोबेबिलिटी को अगर हम जो हमारे पास अक्कर हुए होते हैं उसको हम अगर ऐड करें तो हमारे पास 1 आना चाहिए। अगर 1 नहीं आ रहा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक है। सो लेट्स ऐड द प्रोबेबिलिटीज़। मैं अक्सर प्रोबेबिलिटी को ना शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ इंडिविजुअल इवेंट्स, ठीक है। जो हमने निकाली है उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, सिंपल। अच्छा, जो ये चीज़ मैंने आपको समझाई है ये आप अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। आपको ज़रूरत नहीं है ये लिखने की, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताई है बात, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो आंसर यहाँ से शुरू हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, ठीक है, ऐड करना है तो एडिंग का निशान लगाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, ठीक है। तो इसको प्लस करेंगे 1/6, 1/6, 1/6, 6, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इसकी इनकी डिनोमिनेटर सेम है तो सेम आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 और 6/6, तो ये 1। सो द टोटल ऑफ द प्रोबेबिलिटीज इज 1। सो हेयर वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 1। ये था बेसिकली आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर पार्ट 3, ठीक है। इसी तरह हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहा गया है, अ बैरल कंटेन 20 मार्बल्स, वी नो दैट 7 of them are blue, 8 are red and the rest are yellow. तो पार्ट 1 is 1 marble is selected from the barrel, calculate the probability that is a blue, red, yellow, and the part 2 is calculate the total of these probabilities, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम सबसे पहले लिखेंगे कि हमारे पास असल में टोटल कितनी थी। टोटल मार्बल्स की बात हो रही है तो टोटल मार्बल्स, जब टोटल की बात होती है पॉसिबल आउटकम्स या टोटल जो भी, तो वो NF होता है, वो है 20। और उसके बाद ब्लू मार्बल्स उन्होंने हमें बताया खुद से कि वो है 7, ठीक है। रेड मार्बल्स बताए हैं वो 8 और येलो मार्बल्स बताए हैं वो 7, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने पार्ट ए की तरफ, जिसमें इन्होंने कहा है 1 मार्बल इज सिलेक्टेड फ्रॉम द बैरल, ठीक है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट इज़ ब्लू। तो सबसे पहले हम लिखते हैं लेट ए बी द इवेंट शोज ब्लू मार्बल, ठीक है, ब्लू मार्बल। सो देन फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, आउटकम्स NF हो गया तो वो हो गया 7। अगर ऊपर देखें तो ब्लू मार्बल्स उन्होंने 7, तो इस तरह से हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी, NF, तो ये आ जाएगा 7/20। इसी तरह बी पार्ट में इन्होंने कहा है रेड, तो हम कह देंगे लेट बी द इवेंट शोज रेड मार्बल,
ठीक है। सो देन फेवरेबल आउटकम्स, हमने डिनोट बी से, तो एन ऑफ बी हो जाएगा। वो था रेड 8, तो हमारी प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 8/20, ठीक है। 8/20 उसको समराइज़ करेंगे। आपने फॉर्मूला लिख देती हूँ क्योंकि कुछ बच्चे होंगे फिर वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एन ऑफ एस, तो 8/20 और इसको समराइज़ मैं करूँगी, तो ये मेरे पास आ जाएगा 8/20, तो ये आ जाएगा 2/5, ठीक है। 4 के टेबल से दोनों को हमने कट कर दिया। इसी तरह हम सी पार्ट देखते हैं। उन्होंने कहा है येलो होगा, येलो होना चाहिए, तो लेट सी बी द इवेंट शोज येलो मार्बल, ठीक है। सो देन फेवरेबल आउटकम्स, एन ऑफ सी 5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या हो जाएगा एन ऑफ सी एन ऑफ एस 5/20 1/4 प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ठीक है। तो हेयर वी हैव completed our first part. So here we have second part, calculate the total of these probabilities. अब आपने जो probabilities निकाली हैं उनका कैलकुलेट करना है, ठीक है। उनका आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो हम कैलकुलेट करते हैं। Now we have to calculate of all these probabilities, therefore कौन सी probability of A, probability of B, probability of C क्या था 7/20, 8/20 एंड 5/20। तो ये 20 सेम हो गया। तो 7 + 8 + 5 कितने हो गए 20, और ये आ गया 1। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि thus the total of these probabilities is 1, always 1, मीन्स कि आपकी सारी प्रोबेबिलिटीज़ का अगर सम करेंगे तो वो 1 होना चाहिए। दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ दिस प्रोबेबिलिटीज़, ओके। करेक्टरिस्टिक्स कह लें, प्रॉपर्टीज़ कह लें, जो भी कह लें, लेकिन ये चीज़ को आपने समझना है कि अगर वो हमारा सम करके 1 आ गया तो आपका आंसर सही है, इवन कि आपका क्वेश्चन भी सही है, ठीक है। इसी तरह चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें लिखा हुआ है मैच ईच इवेंट इन द लेफ्ट हैंड कॉलम, दिस इज़ योर लेफ्ट कॉलम, ठीक है, एंड विद द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इन द राइट कॉलम, ठीक है। ये आपका राइट हैंड कॉलम, ठीक है, लेफ्ट कॉलम एंड राइट कॉलम। नाउ यू हैव टू मैच इट। अब यहाँ पे कहा है अ कॉइन लैंडिंग हेड्स, तो इसका जो मैचिंग कॉइन का होगा, हेड्स का ऑपोजिट क्या होता है टेल, तो इसका जो मैच होगा विद टेल के साथ। अब इन्होंने कहा है एन ओड नंबर ऑन अ डाइस, तो ओड नंबर का ऑपोजिट क्या होता है इवन, तो ये किसके साथ मैच हो जाएगा इवन नंबर के साथ, ठीक है। अ पिक्चर कार्ड फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डेक, जब पिक्चर कार्ड की ऑपोजिट क्या होगा स्पोर्ट कार्ड, ठीक है, तो वो हो जाएगा इस वे के साथ। उसके बाद अ रेड कार्ड फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डेक, रेड कार्ड का ऑपोजिट क्या हो जाएगा ब्लैक कार्ड, तो ब्लैक कार्ड के साथ मैच हो जाएगा। विनिंग फर्स्ट प्राइज इन अ रैफल विथ 100 टिकट्स, ठीक है, तो अगर उसने विनिंग किया है तो उसका ऑपोजिट नॉट विनिंग, उसके साथ मैच हो गया। उसके बाद लास्ट जो है मेकिंग द लास्ट 4 टीम्स इन अ 20 टीम टूर्नामेंट, तो यहाँ पर मेकिंग द लास्ट 4 टीम्स बना रहे हैं, तो यहाँ पे नहीं, अ टीम नॉट मेकिंग, नहीं बन रही टीम, ठीक है। इस तरह से आपने इनके ऑपोजिट के साथ इनको मैच करना है, ठीक है।
आई होपफुली आसान था, कोई इतना मुश्किल नहीं था, आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है, और देखते हैं कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है। चलिए, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। सो लेट्स सी, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इन्होंने क्या कहा गया है, फॉर ईच पेयर ऑफ इवेंट्स इन क्वेश्चन नंबर 3 calculate the probability of the event in the left hand column, then the probability of its complementary event and the total of the probabilities। एक तो पहले इन्होंने ये भी कहा है कि प्रोबेबिलिटी लेफ्ट हैंड कॉलम की भी निकालनी है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की भी निकालनी है। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे करती हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती चलूँ, यहाँ पर मैं इसको शुरू जब करूँगी तो मैं दोनों प्रोबेबिलिटी रखूँगी, लेफ़्ट हैंड की भी और राइट हैंड की भी, ठीक है, जो कम्प्लीमेंट्री इवेंट था उनका। तो सबसे पहले पार्ट 1 में मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 ये दोनों इकट्ठे करूँगी, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि पार्ट 1 में उन्होंने कहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इन लेफ्ट हैंड एंड प्रोबेबिलिटी, तो मैं दोनों इकट्ठे रखूँगी, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। मैं इस तरह से ना ये यहाँ पे ए पार्ट लिख देती हूँ, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, ई और एफ, ठीक है। अब ए पार्ट का पहला और दूसरा पार्ट, बी का पहला और तीसरा पार्ट, सॉरी ये भी दूसरा होगा, तीसरा नहीं, तीसरा जो है उन्होंने कहा है टोटल प्रोबेबिलिटीज़, वो भी मैं साथ साथ करूँगी। सी का पहला और दूसरा, ये मैंने आपको इसलिए बता दिया है क्योंकि जाहिर सी बात है ये ज़रा थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सोल्यूशन था, तो बच्चों को समझ नहीं आना था, इस तरह खिचड़ी बन जानी थी। मैंने इसको इसलिए नंबर दे दिया है ताकि आपको इजी हो समझने में, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखूँगी क्वेश्चन पार्ट ए एंड 1 एंड 2, ठीक है, ताकि आपको ये बात समझ जाए कि हम 1 भी करें 2 भी करें, लेकिन ए पार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास बात होएगी पहले अ कॉइन लैंडिंग हेड्स, ठीक है, ये पार्ट 1 है आपका। ये ए पार्ट, जिसमें पार्ट 1 है अ कॉइन लैंडिंग हेड्स, ठीक है, एंड पार्ट 2 में आ जाता है अ कॉइन लैंडिंग टेल्स, ठीक है, पार्ट 2। तो सोल्यूशन मैं स्टार्ट कर रही हूँ, दोनों का करना है हमने। तो यहाँ पे सैम्पल स्पेस क्या होगा, अभी मैंने क्वेश्चन 1 में आपको ये बात समझाई थी कि कॉइन का जो सैम्पल स्पेस होता है वो क्या होता है, हेड और टेल, मतलब 2 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं इनके, ठीक है। तो वो एन ऑफ एस क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ लेट ए बी द इवेंट शोज हेड, पहले पार्ट में हेड है तो सिर्फ हेड आ जाएगा, जिसका मतलब है एन ऑफ ए मेरे पास 1 है, सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इसकी निकलेगी क्या चीज़, एन ऑफ ए अवर एन ऑफ एस, तो ये 1/2। इसी तरह ये हेड की बात हो गई हमारे से। अब हम कहेंगे, अब यहाँ पर हम कहेंगे लेट बी द इवेंट शोज टेल, ठीक है, टेल, तो ये आ जाएगा टी, ठीक है। यहाँ पे मैंने हेड लिखना था, शोज हेड, तो ये एच आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एन ऑफ बी मेरे पास 1 टाइम हुआ तो वो आ गया 1। तो इसी तरह इसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस, तो 1/2। अच्छा, ये पार्ट 1 और पार्ट 2 हो गया। अगर आप क्वेश्चन में देखें, इन्होंने कहा था पार्ट 3 में इन्होंने कहा है द टोटल ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़, तो मैं इसके पार्ट 3 भी साथ साथ सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है, टोटल ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी टोटल ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़, मैं साथ साथ सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आती रहे। तो इसमें आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2, तो ये 2/2 एंड डैट इज़ इक्वल टू 1।
सो टोटल पॉसिबिलिटीज़ इज़ 1। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमेशा जितनी भी आप प्रोबेबिलिटीज़ निकाल लें, हर एक प्रोबेबिलिटी का याद रखिएगा 1 ही आंसर आएगा अगर इसको ऐड करेंगे। इसी तरह पार्ट ए का 1 और 2 हो गया, अब मैं पार्ट बी का 1 पार्ट और 2 पार्ट करूँगी, ठीक है। इसी तरह कर करके मैं आपको, अब देखें एन ओड नंबर ऑन अ डाई, तो मेरा सेकंड पार्ट इसका ये वाला होगा, ठीक है, जो मैंने मैच किया, मेरा ये नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि जिसके साथ मैच होगा वही मैंने निकालना है। तो इसी तरह मेरे पास आ जाएगा बी, ठीक है, पार्ट 1, जिसमें हमारे पास बात हुई थी क्या, अब पिक क्या थी, हाँ, एन ओड नंबर ऑन अ डाइस, ठीक है, ऑन अ डाइस। तो यहाँ पे सैम्पल स्पेस की बात होगी। सबसे पहले सैम्पल स्पेस क्या होगा, सैम्पल स्पेस आपको पता है, डाइस का सैम्पल स्पेस मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था, वो होता है 1 2 3 4 5 6। तो इस हिसाब से एन ऑफ एस आपका 6 हो गया। सो लेट ए बी द इवेंट shows an odd number, ठीक है, odd number, so that is 1 3 5. So here n of a will be 3. So required probability n of a, our n of s, so 3 divided by 6 and 1 by 2. ये हो गया पार्ट 1। इसका पार्ट 2 था एंड इवन नंबर ऑन अ डाइस, ठीक है, इवन नंबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सैम्पल स्पेस की। सैम्पल स्पेस हमारे पास क्या होंगे, एस, जो कि होंगे 1 2 3 4 5 6, जिसमें एन ऑफ एस क्या आ जाएगा 6। सो यहाँ पर मैं कह दूँगी लेट बी द इवेंट shows an even numbers, ठीक है। So that is 2 4 6. So our favorable outcomes will be 3. So here we are going to calculate the probability of even number। B से डिनोट किया था तो B आना चाहिए था, 3/6 and it is 1/2। तो अब हमारा 2 पार्ट हो गया। मैंने साथ साथ 3 पार्ट आपको बताया था, मैं वो करती जाऊंगी। तो टोटल ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़, तो सॉल्यूशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2। सो इट विल बी 2/2 एंड इट इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। अभी ये मज़ीद चलेंगे। अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया था ए बी सी डी ई एफ। तो अभी हमने बी पार्ट किया है, अब चलेंगे सी पार्ट की तरफ, ठीक है, जिसमें फर्स्ट पार्ट हमारे पास है अ पिक्चर कार्ड फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डेक, ठीक है, स्टैंडर्ड डेक। तो इसका सलूशन, तो इसकी सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास टोटल जो कार्ड्स होते हैं, अगर आपको याद हो तो मैंने एक्सरसाइज 13.1 में ये सारे जो है कार्ड्स वगैरह के समझाए थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो टोटल कार्ड्स होते हैं स्टैंडर्ड डेक के, वो सैम्पल्स कितने होंगे, सैम्पल स्पेस कितनी होंगे 52, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास एन ऑफ एस क्या हो जाएगा 52। अच्छा, यहाँ पे बात हो रही है किसकी निकालनी है, लेट ए बी द इवेंट शोज़ पिक्चर कार्ड, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड डेक में पिक्चर कार्ड की आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो डैट इज़ एन ऑफ ए, और कितने होते हैं पिक्चर कार्ड में
कि स्टैंडर्ड डेक में पिक्चर कार्ड कितने होते हैं, 12 होते हैं, तो ये 12 हो जाएगा। इस तरह इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी, एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस, तो ये आ जाएगा 12/52। ठीक है, 12/52। इसको समराइज़ करें 12/52 को, तो ये आ जाएगा 3/13। ठीक है, ये आ गया। इसी तरह हम इसका पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 में था इसका स्पोर्ट कार्ड। ठीक है, तो इसको लिखेंगे इसका जो टोटल पॉसिबल जो इसके बनते हैं हमारे टोटल कार्ड्स। ठीक है, टोटल कार्ड जो आपने अभी निकाले हैं एन ऑफ एस, वो होते हैं 52। और इस तरह लेट ए बी द इवेंट शोज़, लेट ए बी द इवेंट शोज़। जो नेक्स्ट था आपका वो था स्पोर्ट कार्ड्स। ठीक है, स्पोर्ट कार्ड्स, स्पोर्ट कार्ड्स। ठीक है, और वो आपके कितने होते हैं स्पोर्ट कार्ड्स, वो होते हैं 40। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, वो होते हैं 40। चले इसको लेट बी कर लें, क्योंकि जाहिर है इसी पार्ट का जो है ये सेकंड है, तो मैं इसको लेट बी कर रही हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस, तो ये आ जाएगा 40/52। तो इसको अगर आप करें कैलकुलेशन, तो इसकी 10/13 आ जाएगा। इसी के साथ जो लास्ट पार्ट था उसमें आपने निकालनी थी टोटल प्रोबेबिलिटीज़। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को पता है कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी निकली है उसको टोटल सिंपल वे में कर दें, तो वो थी आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बस आपने और कुछ नहीं करना, यहाँ पे ये करना है। तो इसके साथ सोल्यूशन लिखना भूल गई थी, तो सोल्यूशन लिख दूँ साथ में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/13 आया था और ये 10/13 आया, ऊपर देखें अगर, तो ये आ जाएगा 13/13, तो ये आ गया 1। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 ही होती है, 1 के इक्वल होती है। इसी तरह सी पार्ट हो गया। अब हमारा डी पार्ट है। डी पार्ट में वो आपसे बात करते हैं कि रेड कार्ड फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डेक। ठीक है, स्टैंडर्ड डेक। अब स्टैंडर्ड डेक की बात हुई है, अभी पीछे आपने देखे तो जो टोटल से जो है आपने निकाले हैं टोटल कार्ड्स। ठीक है, टोटल कार्ड्स इन अ स्टैंडर्ड डेक। ठीक है, इन अ स्टैंडर्ड डेक। तो ये आपकी क्या कि टोटल जो एस थे वो क्या हो गया, सैम्पल स्पेस क्या हो गया 52। तो इस तरह से आपकी एन ऑफ एस क्या है 52। अब आपने निकालना है लेट ए बी द इवेंट शोज़ रेड कार्ड। ठीक है, शोज़ रेड कार्ड, तो रेड कार्ड शोज़ कर रहे हैं, तो वो होगा। अब स्टैंडर्ड डेक में रेड कार्ड होते हैं 26। ठीक है, तो यहाँ पर एन ऑफ ए जो बन गया वो कितना बन गया 26। ठीक है, तो इस तरह से अब हम रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालेंगे एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस, तो ये आ जाएगा 26/52। और आपने इसको मज़ीद कैलकुलेशन इसकी की, तो ये आपके आ गया 13/26। इसी तरह इसका पार्ट 2 में इन्होंने कहा है द ब्लैक कार्ड फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डेक अगर आप लोगों को इसका चार्ट चाहिए कार्ड्स का, तो आप एक्सरसाइज 3.1 में जाके शुरू में देख लीजिएगा, वहाँ पर मौजूद है। ठीक है, मेरे चैनल पे 13.1 सर्च कीजिएगा और वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल कार्ड्स कितने थे, एन ऑफ एस कितने हो गए 52। ठीक है, लेट ए बी द इवेंट शोज़ ब्लैक कार्ड। अब यहाँ पर बात आती है कि स्टैंडर्ड डेक में ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं। स्टैंडर्ड डेक पे ब्लैक कार्ड जो होते हैं वो भी 26 होते हैं, जैसे रेड कार्ड। तो इसका मतलब एन ऑफ ए हमारा क्या आ गया, अच्छा एन ऑफ बी कर ले, क्योंकि बाद में हमने इनको कैलकुलेट करना होता है, तो इसको दूसरा नाम दे 26। ठीक है, इस तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 26/52, तो ये आ जाएगा 13/26। इस
इस तरह हमारे पास लास्ट पार्ट जो होता है, द टोटल ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़। तो इसका क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो हमने निकाली और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो उन दोनों को जब हम प्लस करेंगे, दोनों आपके सामने लिखे हुए, एक ये, तो ये आ जाएगा 26/26 एंड दैट इज इक्वल टू 1। सो टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1। इसी तरह हमारा डी हो गया। अब ई है विनिंग फर्स्ट प्राइज इन अ रैफल विद 100 टिकट्स। ठीक है, विद 100 टिकट्स। तो यहाँ पे जब बात आ गई तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर टोटल टिकट्स फिर कितनी होंगी, इस बात को आप जहन में रखिएगा कि टोटल टिकट्स का फिर जो सैम्पल स्पेस हमारा बनेगा, सैम्पल स्पेस जिसको हम डिनोट करते हैं एस से, और वो है एन ऑफ एस इज इक्वल टू 100। ठीक है, क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा है विनिंग फर्स्ट प्राइज इन अ रैफल कितनी टिकट्स 100, तो इसका मतलब जो हमारा सैम्पल स्पेस है वो टिकट्स है। तो इसका बात है लेट ए बी द इवेंट शोज विनिंग प्राइज। ठीक है, विनिंग फर्स्ट प्राइज, तो इसका मतलब ये है कि एन ऑफ ए क्या आ गया, 1 फर्स्ट। ठीक है, जो आपको बताया। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज एन ऑफ ए एंड एन ऑफ एस, तो 1/100। ये आपका पार्ट 1 था। अब आपका पार्ट 2 है नॉट विनिंग फर्स्ट प्राइज। ठीक है, नॉट विनिंग फर्स्ट प्राइज इन द रैफल। चलिए देखते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी। लेट बी द इवेंट शोज नॉट विनिंग फर्स्ट प्राइज, डेट इज एन ऑफ बी, और वो कितना हो गया 99। क्यों, क्योंकि 100 में से अगर आप फर्स्ट प्राइज़ निकाल दें बाकी कितने रह जाएंगे 99, क्योंकि इन्होंने 100 टिकट्स की बात की थी। 100 टिकट्स में विनिंग जो होती है वो 1 आप कैंसिल करेंगे तो इसकी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस, तो 99 डिवाइडेड बाई 100। तो चलें आगे इसका जो थर्ड पार्ट है वो करेंगे। द टोटल ऑफ द प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, सॉल्यूशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 100 निकला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 9900, तो ये आ जाएगा 99 प्लस 100/100, तो इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो टोटल प्रोबेबिलिटीज इज 1। ठीक है, इसी तरह हमारे पास हमने किया ई पार्ट। अब हम एफ पार्ट, ये हमारा जो आई थिंक लास्ट पार्ट है मेकिंग। मैं ये भी कर सकती थी कि मैं आपको एक पार्ट करवा देती और आपसे कहती कि आपने सारे पार्ट्स खुद कर लेना, लेकिन फिर भी मुझे ये हुआ कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो प्रोबेबिलिटी के चैप्टर के लिए उनके लिए नया है, तो उनको मुश्किल ना हो, तो इसी वजह से मैंने आपको सारे के सारे पार्ट करवाए हैं, ताकि जब आप अपने लिए कोई भी नोट्स बनाएं तो मुझे ये फील ना हो कि आप लोगों को मुश्किल हो रही है। अब यहाँ पे मेकिंग द लास्ट 4 टीम्स इन अ 20 टीम, मतलब 20 में से 4 टीम्स लास्ट निकाली। जो 20 टीम्स है वो 4 टीम्स मेकिंग मतलब लास्ट बनी, किसमें से, टूर्नामेंट में से। तो टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने हुए, जब वो आए थे तो टोटल पार्टिसिपेंट जो सैम्पल स्पेस थे वो आपके सामने
क्या थे 20। क्यों? क्योंकि हमेशा हमने क्या करना होता है कि पहले टोटल पॉसिबल आउटकम्स लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम फेवरेबल आउटकम्स की बात करते हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स के लिए हम लेट कर देंगे, लेट ए बी द इवेंट शोज 4 टीम्स, ठीक है। तो इस लिहाज से आपके पास एन ऑफ ए क्या आ गया 4, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एन ऑफ ए, एन ऑफ एस, इस तरह से ये बात हो रही है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक टूर्नामेंट आपके क्रिकेट का शुरू होता है, उसमें टोटल टीम्स आई थी 20, लेकिन उसमें से जो सिलेक्ट हुई वो 4, लेकिन टोटल जो टीम थी वो हमारा एस हो गया, और जो सिलेक्ट हो गई वो हमारा फेवरेबल आउटकम्स हो गया, जो कि एन ऑफ ए हो गया, ठीक है। यहाँ से इस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/5 हो जाएगा। इस तरह से टू पार्ट में इन्होंने क्या कहा है, a team not making the last 4. Solution: let B be the event shows not making 4 टीम्स। अब आप ख़ुद देखें कि जब यहाँ पर मैंने आपसे बात की थी कि मेकिंग 4 टीम्स, अगर इसका मतलब है कि लास्ट 4 टीम्स नहीं आई, तो जब लास्ट 4 टीम्स नहीं आएंगी तो 20 में से जब हम -4 कर देंगे तो वो हमारे पास क्या आ गया 16। तो इसका मतलब है एन ऑफ बी जो आका आ गया वो 16 हो गया, ठीक है। 20 आपके जो थी वो टीम्स थी, और इस दफ़ा कोई भी टीम लास्ट 4 टीम नहीं सिलेक्ट हुई, नहीं बनी, तो वो हम माइनस कर देंगे तो 16। इस तरह से हमारी यहाँ पर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या बन गई, एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस, जो कि हो गया 16/20। और इसको अब आप थर्ड पार्ट में सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा द टोटल ऑफ द प्रोबेबिलिटी सॉल्यूशन, पार्ट बी है ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। तो वो आया था हमारे पास प्रोबेबिलिटी 4/20 प्लस 16/20। मैं इसलिए ये नहीं ले रही कि यहाँ पर अगर मैं 1/5 रखूँगी ना यहाँ पर, तो ये कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए मुझे नीचे जो डिनोमिनेटर होता है वो सेम चाहिए। तो मैं जो समराइज़ किए बगैर मेरे पास जो आंसर आया था ना प्रोबेबिलिटी में, वो ले लेती हूँ, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ताकि इस तरह आसानी हो जाती है कैलकुलेशन करने में, ठीक है। तो ये 1 आ गया, सो टोटल प्रोबेबिलिटी इज़ 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये हमें कह रहे हैं यू आर रोलिंग अ डाइस, राइट डाउन द कम्प्लीमेंट्री इवेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि आपने रोलिंग को जो डाइस को रोल किया, ठीक है, और आपने अब उसकी कम्प्लीमेंट्री लिखनी है, ठीक है। तो कम्प्लीमेंट्री देखते हैं क्या है इसकी। पहले पार्ट में इन्होंने कहा है रोलिंग एंड इवेंट नंबर, ठीक है। क्या बात की है, रोलिंग एंड इवेंट नंबर। सबसे पहले तो हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट को करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले व्हेन अ डाइस इज़ रोल्ड, ठीक है, इज़ रोल्ड, तो जो हमारे पास सैम्पल स्पेस आता है उसमें क्या आएगा, डाइस का जो सैम्पल स्पेस होता है, अब तो आपको याद हो गया होगा, वो होते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर आप देखें तो हमारे पास जो डाइस होता है, जो हमारे पास डाइस के फॉर्म में बना होता है, तो उसमें 1 2 3 4 5 6 बना होता है ना डाइस, तो ये इसके सैम्पल स्पेस निकल आते हैं, ठीक है। यहाँ पर पार्ट में क्या बात हुई थी, इवन नंबर, तो मैं लिख देती हूँ इवन नंबर ऑन डाइस, ठीक है। तो वो है यहाँ से निकालो 2 4 6 2 4 6। अब इन्होंने कहा था कम्प्लीमेंट्री इवेंट। अच्छा, कम्प्लीमेंट्री इवेंट का क्या मतलब है कि आपने इसका ऑपोजिट लेना है, ठीक है। जैसे आप वर्ड ऑपोजिट याद करते हैं ना, वर्ड ऑपोजिट करते हैं, जैसे न्यू का ऑपोजिट ओल्ड हो गया, ठीक है। इसी तरह ये इवन का ऑपोजिट क्या होगा, ओड,
ठीक है। तो इसका मतलब आपने किसकी लेनी है, ओड की। तो यहाँ पे ओड नंबर ऑन अ डाइस, ठीक है, वो क्या हो गया 135। आपने ओड नंबर ले लेना है यहाँ पर, सिंपल, ठीक है। अब इन्होंने कहा है पार्ट 2 देखते हैं अब इसका, इनका पार्ट 2 में हमें कह रहे हैं कि रोलिंग अ नंबर ग्रेटर देन थ्री, ठीक है, ग्रेटर देन 3। अच्छा, तो यहाँ पे सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा, सैम्पल स्पेस लिखते हैं वही जो ऑलरेडी हमने ऊपर पार्ट 1 में लिखा है। तो वो सैम्पल स्पेस 2 3 4 5 6। अच्छा, सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन में कहा है वो क्या है, रोलिंग अ नंबर दैट इज़ ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो ग्रेटर देन 3 से जो होगा वो हम सारे उठा लेंगे। तो 3 से बड़े 4 5 6 है, वो हम उठा लेंगे। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कम्प्लीमेंट्री इवेंट निकालना है। तो ग्रेटर का जो कम्प्लीमेंट्री इवेंट होगा वो आपका क्या है, आपको भी पता है कि जब ग्रेटर देन की बात आएगी तो इसका जो ऑपोजिट होगा वो लेस देन होगा। तो हम लिखेंगे रोलिंग अ नंबर लेस देन 3, ठीक है। तो आ जाएगा 1 2 3, लेस देन और इक्वल टू 3, ठीक है, लेस देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल टू 3। तो ये आ जाएगा 1 2 3, ठीक है। इसी तरह इन्होंने कहा है थर्ड पार्ट में रोलिंग अ नंबर लेस देन 3 तो यहाँ पे सैम्पल स्पेस 1 2 3 4 5 6। तो रोलिंग अ नंबर लेस देन 3 तो 1 2 आएगा, क्योंकि लेस देन बोला है, लेस देन बोला है, इक्वल टू नहीं कहा। तो इक्वल टू नहीं कहा तो इसका मतलब 2 तक आएगा, 3 नहीं आएगा। लेकिन इसकी कम्प्लीमेंट्री में जब हम कम्प्लीमेंट्री निकालेंगे तो उसमें जब आएगी रोलिंग अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऑपोजिट आपने करना है। तो इसका जो ऑपोजिट है वो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो यहाँ पे आपका इंक्लूड हो जाएगा 3 4 5 6, ठीक है। इसी तरह फोर्थ पार्ट है आपका रोलिंग आ 6, रोलिंग आ 6। तो यहाँ पे आ जाएगा सैम्पल स्पेस यहाँ पे आ जाएगा रोलिंग नंबर 6, मतलब एक दफ़ा 6, तो वो आ जाएगा 6 ओनली, ठीक है। तो इसका कम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या बनेगा, नॉट रोलिंग अ नंबर 6। तो वो हो जाएगा 1 2 3 4 और 5, ठीक है। इसी तरह हम फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में इन्होंने क्या कहा है, रोलिंग अ नंबर ग्रेटर देन 1, रोलिंग अ नंबर ग्रेटर देन 1, ठीक है, ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे आ जाएगा सैम्पल स्पेस जो कि आपके पास आता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसी तरह हम चलते हैं इसके सबसे पहले पार्ट की तरफ, रोलिंग अ नंबर ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 3 4 5 6।
तो कॉम्प्लीमेंट्री इवन क्या आ जाएगा, rolling a number less than or equal to 1, तो यह आ जाएगा 1। ठीक है, चलें, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कहा गया है, इन्होंने कहा है इन अ बैरल देयर आर बॉल्स नंबर 1 to 45 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट डाउन द कम्प्लीमेंट्री इवन। अब यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि आपने कॉम्प्लीमेंट्री इवन लिखना है। ठीक है, तो इसका जो पार्ट 1 है सबसे पहले हम वो देखते हैं, चूजिंग एन ओड नंबर बॉल। ठीक है, ओड नंबर बॉल। अब यहाँ पे देखें क्या कहते हैं। अब यहाँ पे जब टोटल बॉल्स की बात हुई थी तो उन्होंने आपको खुद ही बताया था कि इनके पास टोटल बॉल्स जो थी वो 1 से लेके 45 तक थी, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 45। तो इस लिहाज से आपके पास ये सैम्पल स्पेस ये बन गया। उसके बाद हमने कहना है चूजिंग एंड ओड नंबर बॉल, तो वो आ जाएगा आप 1 3 5 7 अप टू सो ऑन 45। तो इस लिहाज से कम्प्लीमेंट्री इवन क्या बनेगा, कम्प्लीमेंट्री इवन। कम्प्लीमेंट्री इवन फिर आ जाएगी, हम कौन सा चूज़ करेंगे, चूजिंग एंड इवन नंबर्ड बॉल। ठीक है, नंबर्ड बॉल, तो वो शुरू हो जाएगा किससे, 2 4 6 अप टू सो ऑन 45 नहीं, उससे पहले वाला नंबर 44। ठीक है, गॉट इट। इसी तरह आपके पास पार्ट 2 आ जाता है और उसमें लिखा हुआ है चूजिंग अ बॉल हैविंग नंबर ग्रेटर देन 23। ठीक है, ग्रेटर देन 23। तो यहाँ पे टोटल बॉल्स की बात अगर करें तो वो आपके सामने ही है, टोटल बॉल्स दैट इज़ एस एंड दैट इज़ 1 2 3 अप टू सो ऑन 45। तो आगे कैलकुलेट करते हैं इसका, चूजिंग अ बॉल हैविंग ग्रेटर देन 23, सो दैट इज़ इक्वल टू ग्रेटर देन 23, तो 23 नहीं तो 24 25 26 एंड अप टू सो ऑन 45। इसी तरह इनकी कॉम्प्लीमेंट्री इवन की बात करेंगे हम जब, तो इसका जो ऑपोजिट होगा वो होगा चूजिंग अ बॉल हैविंग लेस देन और इक्वल टू 23। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 अप टू सो ऑन 22 और 23। लेस देन और इक्वल टू की बात हुई थी तो इसलिए 23 इंक्लूड होगा। इसी तरह पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 में इन्होंने कहा है चूजिंग अ बॉल नंबर लेस देन 20। ठीक है, तो लेस देन 20 में जब बात होगी टोटल बॉल्स, तो एस 2 3 अप टू सो ऑन 45। यहाँ पे चूजिंग अ बॉल नंबर लेस देन 20। ठीक है,
तो जो इसका सैम्पल स्पेस होगा वो बनेगा 19, ठीक है। लेस देन 20, तो 20 से नीचे नीचे सारे, तो इसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, तो यहाँ पे उल्ट हो जाएगा, चूजिंग अ बॉल नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, ठीक है। तो इसका जो सैम्पल स्पेस होगा वो 20, 21, 22 अप टू सो ऑन 45। ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। इसी तरह हम चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में हमारे पास आ जाएगा क्या, चूजिंग ए बॉल दैट इज मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। सॉल्यूशन, टोटल बॉल्स, सैम्पल स्पेस 1, 2, 3 अप टू सो ऑन 45, choosing a ball that is मल्टीपल ऑफ 5। तो मल्टीपल ऑफ 5 वाले आपने लेने हैं, तो वो आप कौन से उठाएंगे, जो 15 के टेबल में आ सकते हैं 45 तक, कोई जो जितने भी हुए। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ठीक है, चूजिंग ए बॉल दैट इज नॉट मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है, जो 5 के मल्टीपल नहीं होंगे। तो 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11 आप क्या करेंगे, जो 5 की टेबल में आते हैं वो सारे स्किप करते जाएंगे और बाकी लिखते जाएंगे आप, ठीक है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने कहा है, इन अ बैरल देयर आर 25 बॉल्स, 15 ऑफ विच आर 10 पिंक एंड 5 ऑरेंज, द रेस्ट आर ब्लैक, व्हाट इज़ द कम्प्लीमेंट्री इवेंट टू सेलेक्टिंग, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या लिखना है, मैं सबसे पहले सॉल्व करूँगी, ठीक है, फिर मैं पार्ट 1 शुरू करूँगी। सबसे पहले मैंने इसके क्वेश्चन को हल करना। इन्होंने कहा है इन अ बैरल टू देयर आर 25 बॉल्स, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे आपका टोटल बॉल्स क्या निकली हैं, 25। उसके बाद उन्होंने कहा है पिंक जो बॉल्स हैं, पिंक बॉल्स 10 पिंक हैं, ठीक है। ऑरेंज बॉल्स 5, उसके साथ द रेस्ट आर ब्लैक बॉल्स, द रेस्ट आर ब्लैक बॉल्स। तो ब्लैक बॉल्स 25 में से अगर आप 15 निकाल लेंगे तो बाकी पीछे रह जाएंगे 10, तो आपकी 10 ये हो गई। अब मैं अपना पार्ट 1 शुरू करती हूँ, जिसमें लिखा हुआ है चूजिंग ए ब्लैक बॉल, ठीक है, चूजिंग आ ब्लैक बॉल, ठीक है। तो चूजिंग अ ब्लैक बॉल, लेकिन आपने क्या लिखना है, व्हाट इज़ द कम्प्लीमेंट्री इवेंट टू सेलेक्टिंग। अगर सेलेक्ट बॉल, चूज बॉल हो रही है, जो ब्लैक बॉल हो रही है, चूजिंग अ ब्लैक बॉल, अगर तो ये चूज हो रहा है ब्लैक बॉल, तो मुझे इसका कम्प्लीमेंट्री इवेंट लिखना है। तो इसका कम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा, इवेंट क्या होगा, आप देखें कि आपके पास, ठीक है, कितनी बॉल्स थी, एक ब्लैक थी, एक ऑरेंज थी, एक पिंक थी, ठीक है। अब इन्होंने सिलेक्ट कौन सी की, ब्लैक, तो बाकी कौन सी रह गई, ऑरेंज और पिंक। तो आप लिखेंगे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट पे क्या लिखेंगे, चूजिंग अ पिंक
और ऑरेंज बॉल। ठीक है, ये आपका आंसर है। इसी तरह पार्ट 2 में कह रहे हैं कि चूजिंग अ कलर्ड बॉल, कलर्ड बॉल। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिखते हैं। चूजिंग अ ब्लैक बॉल, कलर्ड बॉल मतलब पिंक और ऑरेंज, तो पिंक और ऑरेंज को छोड़ दें, साथ में ब्लैक आ गया। इसी तरह थर्ड पार्ट है चूजिंग अ पिंक बॉल। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। चूजिंग अ ब्लैक और ऑरेंज बॉल। ठीक है, आई होपफुली आपको समझ आ गई होगी। चलें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या कहा गया है? इन अ बैरल विथ 40 मार्बल्स। ठीक है, विथ 40 मार्बल्स, मैं साथ साथ लिख लेती हूँ। 40 मार्बल्स मतलब टोटल मार्बल्स कितने थे? 40, जो कि हमारा NOFS हो गया। उसके साथ का है 20 आर येलो, येलो मार्बल्स, 20, 15 आर ग्रीन, 15 आर ग्रीन, and 5 are orange, orange marbles. If one marble is selected from the bag, find the probability that is orange or not orange. चलिए, पार्ट 1, probability of selecting a orange ball. ठीक है, ऑरेंज बॉल, मार्बल, सॉरी मार्बल यहाँ बात हो रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट ए बी द इवेंट शोज ऑरेंज मार्बल। ठीक है, सो डैट इज़ NOFA। और अगर आप देखें तो ऑरेंज मार्बल क्या था? 5, तो हमारा NOFA क्या आ जाएगा? 5। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? NOFA और NOFS, तो NOFA 5 और आपका NOFS क्या था? अभी आपने लिखा तो वो था 40, तो ये आ गया 40। और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 1/8। ठीक है, पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में कहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए मार्बल that is not orange, that is not orange marble। ठीक है, that is not orange marble। तो चले देखें solution। let B be the event shows selecting not orange marbles, नॉट ऑरेंज मार्बल्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, हमारे पास प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो 1 होती है, तो हम उसमें से 1 माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो वो आ जाएगा 1 माइनस 1/8। तो इस हिसाब से इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 8 माइनस 1/8, तो ये आ जाएगा 7/8। सो डैट इज़ योर आंसर। ठीक है, that is your answer. So question number 9, in a barrel there are 40 balls, means total balls NOFS is equal to 40। ठीक है, 1 ball is chosen and random from the barrel। ठीक है, इन्होंने कहा है कि एक जो है ना चूज़ हुआ है,
बॉल रेंडमली सेलेक्ट की है। रेंडमली का मतलब कि एक बैरल है, उसके अंदर 40 बॉल्स है और आपने हाथ मारा, उसमें से कोई भी एक निकाल लिया, उसको कहते हैं रेंडमली। मतलब आप अपने जहन में कोई भी सिलेक्टेड बॉल का जहन नहीं रखा, लेकिन आपने हाथ डाला और निकाल लिया, डैट इज़ कॉल्ड रैंडम। तो पार्ट 1 में आ जाता है प्रोबेबिलिटी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, तो ये अभी हमने किया था। लेट ए बी द इवेंट शोज मल्टीपल ऑफ 5। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि जहाँ हमारे पास डिविजल बाय 5 या मल्टीपल 5 होगा तो उसका मतलब जो होगा, अब यहाँ पे 1 से लेके 40 तक आप नंबर निकालेंगे। और वो कैसे, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं ये मैं आपको बता दे दूँ। यहाँ पर सैम्पल मैं बना देती हूँ। 5 का टेबल लिख लें। 5, 10 और 40 तक जाना है। 15, 20, 25, 30, 35 और 40। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 5। तो इसमें से आप देखें, कैलकुलेट काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एन ऑफ ए 8 हो गया। सो डैट इज़ द वे यू हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए अवर एन ऑफ एस, तो 8 डिवाइडेड बाई 40 एंड डैट इज़ 1/5। ये आपका पहला पार्ट। अब यूज़ योर नॉलेज ऑफ कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5। अब आप वो कह रहे हैं कि अपना नॉलेज इस्तेमाल करें और उसका कम्प्लीमेंट्री इवेंट निकालें। तो वेरी सिंपल, जब आप कम्प्लीमेंट्री इवेंट की बात आती है तो मैंने वेरी सिंपल वे में आपको ये बात समझाई है कि इसका मतलब आप उसका ऑपोजिट ले लें। ठीक है, सो तो लेट बी द इवेंट शोज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, नॉट मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, मतलब अब मल्टीपल ऑफ 5 नहीं होगा। तो वो कौन से होंगे आप यहाँ पे ले सकते हैं। दैट इज़ 1 2 3 4 5 नहीं 6 7 8 9। अब ये अगर देखा जाए तो ये बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। ठीक है, बहुत लंबा। इस तरह आप कैलकुलेट करने बैठे तो मुश्किल हो जाएगा। बजाय इसके कि आप ये वाला तरीका करें, आप सिंपल क्या करें, फॉर्मूला इस्तेमाल कर लें। ठीक है, अगर आपको शौक है तो आप इस तरीके से भी करके आंसर निकालने निकल जाएगा। लेकिन यहाँ मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो अभी हमने पीछे किया, आपने क्या करना है, 1 माइनस कर देना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के आंसर को। तो 1 माइनस 1/5, तो 5 माइनस 1/5, तो ये आ जाएगा 4। तो ये आपका इस तरह आंसर निकल आएगा। अगर आप उस तरीके से करने बैठेंगे तो वो लॉन्ग हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो जब आपके पास एक अल्टरनेटिव मेथड, आप उस मेथड को यूज़ कर लें, सिंपल। तो इसी तरह हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आफ्टर स्टडिंग a set of traffic lights, Komal found that every 100 seconds they were red for 60 seconds। ठीक है, अब यहाँ पर एक बच्ची है कोमल, जिसने स्टडी की कि टोटल ट्रैफिक लाइट साइकिल की जब बात हो रही थी, ठीक है, वो आपकी कितनी थी, 100 सेकंड्स पे थी। तो एन ऑफ से हो गया 100। तो रेड लाइट जो थी, रेड लाइट की जो ड्यूरेशन थी, ठीक है, रेड लाइट ड्यूरेशन इन्होंने कहा रेड लाइट फॉर 60 सेकंड्स। ठीक है, 60 सेकंड्स पे हुई। उसके बाद येलो फॉर 5 सेकंड्स, येलो लाइट ड्यूरेशन 5 सेकंड्स। ठीक है, उसके बाद इफ़ शी वॉज टू अप्रोच दिस सेट, अच्छा, ग्रीन फॉर 35, ग्रीन लाइट ड्यूरेशन 35 सेकंड्स। ठीक है, ठीक है, उसके बाद रेड येलो ग्रीन हो गया। अब इन्होंने कहा है कि इफ़ शी वॉज टू अप्रोच दिस सेट ऑफ लाइट्स, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल बी ग्रीन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट लाइट विल बी ग्रीन। ठीक है, तो आगे करते हैं इसको। लेट ए बी द इवेंट
shows green light duration। तो आपके पास एन ऑफ ए क्या आ जाएगा, ग्रीन लाइट की जो ड्यूरेशन थी वो थी 35 सेकेंड, तो आप 35 सेकेंड ले लेंगे। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एन ऑफ ए और एन ऑफ एस, तो आपके पास एन ऑफ ए 35, एन ऑफ एस 60 सेकेंड था। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7 आवर 20 सॉरी 100 सेकेंड्स था, 100 सेकेंड्स था, वो मैं पिछले क्वेश्चन को समझ बैठी। तो इस हिसाब से आपके पास 7 ऑफ 20 आ जाएगा। यह हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसी तरह बी पार्ट में क्या है, प्रोबेबिलिटी यू विल नीड टू बी स्टॉप। ठीक है, यू विल नीड टू बी स्टॉप। अच्छा, इसका मतलब क्या कह रहे हैं, यू नीड टू बी स्टॉप इफ लाइट्स आर रेड और येलो नॉट ग्रीन। ठीक है, तो यहाँ पर लेट बी बी द इवेंट shows need to be stop। अब आप इसके कॉन्सेप्ट को समझें कि इन्होंने कहा है कि ग्रीन लाइट की ड्यूरेशन ये थी, तो आपने इसको स्टॉप करना है। तो डेफिनेटली जब आप ग्रीन को स्टॉप करोगे, ठीक है, ग्रीन को स्टॉप कर दोगे, तो आपके पास अदर ऑप्शन क्या होगी, अदर ऑप्शन आपके पास या तो रेड होगा या येलो। ठीक है, तो इट्स मीन रेड और येलो। ठीक है, रेड और येलो। तो इसका मतलब ये है कि आप क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को फिर अगेन वही फॉर्मूले के थ्रू आपने इसको माइनस कर देना है। प्रोबेबिलिटी जो चीज़ हमें नहीं चाहिए होती हम उसको माइनस कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया 20 माइनस 70 over 20 एंड दैट इज़ 13 over 20। सो दिस इज़ योर आंसर। कि आपने ग्रीन लाइट को स्टॉप करके रेड और येलो, तो रेड और येलो अगर लाइट हुई तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये हो गई। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। इन अ गेम ऑफ स्क्रैबल देयर आर 100 लेटर टाइल्स। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही थी कि टोटल लेटर ऑफ टाइल्स। जब टोटल की हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर, तो हमारे सामने हमें पता होता है कि हमने इसको डिनोट करना है एन ऑफ एस से, वो 100 हो गया। ठीक है, दीज टाइल्स इंक्लूड 9 एज, मतलब नंबर ऑफ ए टाइल्स। ठीक है, जिसके ऊपर ए लिखा हो, जिस टाइल के ऊपर लेटर ए लिखा होगा वो 9 है। नंबर ऑफ ई टाइल्स, E tiles that is 12, number of eyes tiles that is 9, number of O tiles that is 8, number of U tiles that is 4। तो टोटल अब आप यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर आप लिख लें टोटल नंबर ऑफ, अब यहाँ पे कहा है AEIOU, तो आपको पता है कि ये क्या है, वॉवल्स हैं। ये क्या है, ये अल्फ़ाबेट्स के अंदर वॉवल्स हैं, तो हमने इसको नाम दे दिया वॉवल टाइल्स। ठीक है, नंबर ऑफ वॉवल्स टाइल्स आपने क्या करना है, 9 + 12 + 9 + 8 + 4 करना है, तो आपके पास 42 बन जाएगा। अब हमने प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग टाइल ई। ठीक है, टाइल ई, तो हम लिख लेंगे लेट ई बी द इवेंट, मैं ई से ही कर रही हूँ, सिलेक्ट लेट ई बी द इवेंट। ठीक है, शोज टाइल ई। ठीक है, तो ये एन ऑफ ए क्या हो गया आपके सामने, ई टाइल्स 12 है, ये 12 है, तो 12। तो इसका मतलब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, मैंने ई इसलिए लिख लिया क्योंकि ई की टाइल्स की है तो मैंने ई लिख दिया। ठीक है, तो इसका मतलब है इट डजंट मीन आप कोई भी लेटर यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप घबराइएगा का मत कि टीचर पहले ए बी करती थी और अब टीचर ने ऐसे किया है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, आप
आपने बेटा लेट करना है, लेट आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास 3/25 ई टाइल्स की प्रोबेबिलिटी निकल गई। इसी तरह अब अगर हम नेक्स्ट देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ वोवल टाइल, ठीक है। तो ये आ जाएगा शो सोल्यूशन, लेट वी, वोवल का निकालना है तो मैं वी से कर लेती हूँ। लेट वी बी द इवेंट शोज वोवल टाइल, तो एन ऑफ वी क्या हो गया, एन ऑफ वी मेरे पास हो गया 42। अगर आप देखें तो मैंने यहाँ कैलकुलेशन की थी एन ऑफ वी, तो यहाँ पे एन ऑफ ए नहीं आएगा, यहाँ एन ऑफ ई आएगा फिर, ठीक है। तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी वोवल की, तो वो होगा एन ऑफ वी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, तो ये आ जाएगा 42 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 21/50। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवल टाइल्स की हो गई। इसी तरह हमारे पास थर्ड पार्ट हो जाएगा कॉन्सोनेंट, ठीक है। कॉन्सोनेंट थर्ड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पर बात अगर आएगी कॉन्सोनेंट मीन्स, व्हाट डज इट मीन कॉन्सोनेंट? सो कॉन्सोनेंट मीन्स एक्सेप्ट वोवल other letters are consonants, ठीक है। ये मैंने इसलिए लिख दिया, अगर कुछ बच्चों को नहीं पता हो तो चले उनको पता होना चाहिए। सो लेट सी बी द इवेंट शोज कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट। सो दैट इज एन ऑफ सी, ठीक है, एन ऑफ सी। अब यहाँ पर एन ऑफ सी की बात आएगी तो डेफिनेटली हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए नहीं, ए तो वोवल है, बी सी डी, ई नहीं लिखेंगे, एफ जी एच, मतलब अप टू सो ऑन हम चलते जाएंगे जेड के, तो ये बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, मैं अगेन वही बात करूँगी, मैं यहाँ पर फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए करूँगी, और इसमें से मैं वोवल लेटर्स को करके प्रोबेबिलिटी ऑफ वी, वोवल लेटर को करना है ना, तो 20 माइनस 21/20, तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो कॉन्सोनेंट की लेटर का, कॉन्सोनेंट लेटर्स जो होंगे उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड 21/50, 21/50, तो 50 माइनस 21 तो ये आ जाएगा 29/50। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सोनेंट लेटर की आ गई, ठीक है। अगर कुछ लेटर्स में या कुछ लिखने में प्रॉब्लम हुई है तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा, आप सही कर लीजिएगा, ये बस इसको डिस्कस ना कीजिएगा टीचर ये ऐसे, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ आप अगर इस प्लेटफॉर्म में आए हैं तो आप समझने आए हैं मेथड को, यहाँ नहीं कि आप गलतियाँ निकालने आए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास है, फ्रॉम पास्ट परफॉर्मेंस इट इज़ नोन दैट अ गोलर हैज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.7 of sinking upward. What is the probability that he misses the put, ठीक है। तो चलें, इन्होंने कहा है लेट ए बी द इवेंट शोज sinking ऑफ पट, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने खुद ही कह दिया कि वो जो प्रोबेबिलिटी थी वो क्या थी, 0.7, वो प्रोबेबिलिटी क्या थी, 0.7। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही मिसिस द पट, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा से लेट कर दूंगी, क्योंकि एक तो शो करा रहा है सिंकिंग ऑफ पट, लेकिन अगले में शो वो बात कर रहे हैं कि वो नहीं मिस हो गया, तो वो होगा लेट बी द इवेंट शोज
मिसिंग द पर्ट, ठीक है, मिसिंग द पर्ट। अब यहाँ पर यही बात है कि अगर इसको कैलकुलेशन करने बैठे तो डेफिनेटली हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा लग जाना है। तो मैंने इसी वजह से इसके शॉर्ट फॉर्म में बताया था। हो सकता है कोई टीचर्स ऐसी होंगी कि ना यहाँ पर जो है टीचर्स ने करवाया होगा, लेकिन मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रही हूँ इसी वजह से, ताकि आसानी हो। अगर आप ये भी करेंगे तो बेफिक्र रहें, नंबर्स नहीं कटेंगे, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि उसने मिस कर दिया, ठीक है, जो एक थी चीज़ जो सिंक के अंदर डूबना था, डूब गई, ठीक है, सिंक के अंदर डूबना था या डूब गई, जो भी हुआ, तो वो मिस कर गई। तो इससे हम क्या करेंगे, इससे माइनस कर देंगे 0.7, तो हमारे पास 0.3 उसकी प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। दैट इज़ योर आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या कहा गया है, इन्होंने कहा है अ बास्केटबॉलर इज अबाउट टू टेक अ शॉट फ्रॉम द फ्री थ्रू लाइन. His past record shows that he has a 91% success rate from the free throw line. What would be the relative frequency as a percentage of his being selected with shot and missing the shot? ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने सिंपल वे में आपसे सिर्फ परसेंटेज मांगी है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं किया, ठीक है, सिर्फ परसेंटेज मांगी है। तो यहाँ पर बात हुई थी सक्सेस रेट की, तो वो उन्होंने ऊपर आपको बताया है कि जब सक्सेस रेट जो था इसका वो क्या था, इज़ गिवन एज 91%, जो उन्होंने खुद क्वेश्चन में बता दिया। और पार्ट 2 में कह रहे हैं मिसिंग द शॉट, तो जाहिर सी बात है कॉम्प्लीमेंट्री बात आ गई, ठीक है। सक्सेस रेट हुआ और बाद में जब इसकी कॉम्प्लीमेंट्री रेट की बात आई तो वो सक्सेस नहीं हुआ, मतलब वो मिस कर दिया। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ सक्सेस इज मिसिंग द शॉट, ठीक है। सो मिसिंग रेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, मिसिंग रेट दैट इज़ इक्वल टू 100% माइनस 91, ठीक है। वही बात जो मैंने आपको बताई थी, आपने क्या करना है, माइनस कर देना है, ठीक है। जब आप किसी प्रोबेबिलिटी की बात हो रही होती है, किसी भी चीज़ की बात हो रही होती है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास सिर्फ रेट की बात हुई, तो उस रेट, अब जाहिर सी बात है 91% है, तो कॉमन सेंस वाली बात है कि ये 91% 100% रेट से ही आया होगा, ऐसे ही है ना, क्योंकि हमारे पास जो रेट होता है वो टोटल 100% पे होता है। परसेंटेज उन्होंने कहा था ऐसा परसेंटेज, तो यहाँ पर क्या आ गया, मिसिंग रेट आपका 9% आ गया, ठीक है। सो डैट इज़ योर आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 14 हमें कहता है 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, ठीक है। यहाँ पर 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, अब यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, ठीक है, मैं साथ साथ इसलिए लिख देती हूँ ताकि बच्चों को समझ आ जाए। तो सैम्पल स्पेस विल बी 2 कॉइन टॉस होगा, HOT, तो पहला जो चांस आएगा वो क्या होगा, हेड हेड हो सकता है, ठीक है, या फिर हेड टेल हो सकता है, या टेल हेड हो सकता है, टेल हेड या टेल टेल हो सकता है, ठीक है। इनके जो चांस होते हैं वो ये हैं। याद रखिएगा, ये हमेशा सैम्पल स्पेस का जब भी आप बनाएंगे टॉस के सैम्पल 2 कॉइन्स के, तो यही सैम्पल स्पेस बनेंगे जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। मैं फिर कह रही हूँ कि ये सारी चीज़ें मैंने एक्सरसाइज 3.3 में 3.1 में समझाई हैं। अगर आप इधर न्यू हैं तो आप 3.1 को पहले समझ लें, फिर 13.2 को आके समझना। तो NOF कितना हो गया, काउंट करें, 1 2 3 4, तो आपका 4 हो गया। अब ये कह रहे हैं आर द इवेंट्स ऑफ टॉसिंग 2 heads and tossing 2 tails कॉम्प्लीमेंट्री, एक्सप्लेन योर आंसर, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इन्होंने कहा है कि 2 heads, तो मैं निकालूंगी लेट ए बी द इवेंट शोज 2 heads, ठीक है। 2 heads की इन्होंने खुद बात की है, तो इसका मतलब ये एक है जो 2 heads निकले हैं, तो ये क्या आ जाएगा, इसमें क्या होगा, NOF 1 हो जाएगा। तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालूंगी, तो वो आ जाएगा NOF डिवाइडेड बाय NOF, तो ये आ जाएगा 1/4, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि
टू टेल्स, ठीक है। सो लेट बी बी द इवेंट शोज टू टेल्स, ठीक है। तो आपके सामने टू टेल्स कितनी है, एक ही दफ़ा आया है, तो इसकी भी जो एन ऑफ बी होगी वो 1 होगा और प्रोबेबिलिटी भी वही सेम निकलेगा, ठीक है। एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, तो 1/4, ठीक है। तो आगे इन्होंने कहा है कि आपने अपने कम्प्लीमेंट्री, उन्होंने बोली है कि टू टेल्स कम्प्लीमेंट्री वो भी निकालना है। तो एक्सप्लेन योर आंसर। तो कम्प्लीमेंट्री में हम करेंगे कि बोथ इवेंट्स आर कम्प्लीमेंट्री इवेंट, इवेंट्स क्यों, क्योंकि अगर आप देखें इफ़ सम ऑफ देयर प्रोबेबिलिटीज़ इज़ 1। अब अगर आप देखें कि कॉम्प्लीमेंट्री इवन की बात हो रही है, तो जब इन्होंने कहा था हेड की निकालें, तो हेड की निकाल ली, वो टेल, अगर टेल को लेते तो हेड होता, तो हमने तो दोनों निकाल ली। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनको आपस में प्लस कर लेंगे, तो हमारे पास इनका कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा 1/4 प्लस 1/4 एंड डैट इज़ 2/4, ठीक है। यह आ जाएगा 2/4, तो यह आ जाएगा 1/2। मैंने आपको पहले एक बात की थी कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो इक्वल टू 1 होनी चाहिए, लेकिन ये नॉट इक्वल टू 1 है। तो हम लिखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे अपने आंसर को, सिंस सम ऑफ देयर प्रोबेबिलिटीज़ इज़ नॉट 1, सो इवेंट्स आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। ये बात मैंने आपको की थी कि जब आप कैलकुलेट करेंगे, सम करेंगे ऑल दी प्रोबेबिलिटीज़ को, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ऑल दी प्रोबेबिलिटीज़ को सम करेंगे तो आपके पास क्या होना चाहिए, सम क्या होना चाहिए 1। अगर तो सम 1 नहीं आ रहा तो इट्स मीन कि आप लोग जो हैं ये इक्वल टू 1 नहीं है, तो इसका मतलब ये डैट इज़ नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज़ हमेशा 1 के इक्वल होनी चाहिए। इसी तरह हम अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास आता है, देयर आर 40 CDs इन अ कलेक्शन, ठीक है। टोटल CDs की बात हुई, तो मैं लिख देती हूँ एन ऑफ एस 40। उसके बाद उन्होंने कहा है दे कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज, 18 CDs आर पाकिस्तानी क्लासिक म्यूज़िक, पाकिस्तानी क्लासिक म्यूज़िक CDs, that is 18. 6 CDs are of Pakistani rock music, Pakistani rock music CDs is 6. 10 CDs are of Pakistani techno music, Pakistani techno music CDs is equal to 10. And the last 6 CDs are of international classic music, international Pakistani international classic music CDs is equal to 6. तो part 1, if one CD is chosen at random, calculate the probability, that is part 1 में आ जाता है पाकिस्तानी क्लासिक म्यूज़िक। इन्होंने कहा है कि यहाँ पर अगर रैंडमली सेलेक्ट की गई चीज़, तो हमने उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, अगर पाकिस्तानी क्लासिक म्यूज़िक आ जाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालें। सिंपल, लेट ए बी द इवेंट, वही लिखेंगे जो अब तक एक्सरसाइज के शुरू से लिखे आ रहे हैं, शोज़ पाकिस्तानी
क्लासिक म्यूज़िक। सो एन ऑफ ए इज़ इक्वल टू, इन्होंने आपको बताया पाकिस्तानी क्लासिक म्यूज़िक कितना था 18, तो 18 देख लेंगे, आप देख लीजिएगा अपने क्वेश्चन में। तो इसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, एन ऑफ ए एंड एन ऑफ एस, तो ये आ जाएगा 18/40 और ये प्रोबेबिलिटी आ गई 9/20। ठीक है। इसी तरह पार्ट 2 में इन्होंने क्या कहा है, पार्ट 2 में कहते हैं ये हमें नॉट पाकिस्तानी क्लासिक म्यूज़िक। तो पार्ट 2 नॉट पाकिस्तानी क्लासिक म्यूज़िक। ठीक है। तो हम कहेंगे लेट बी द इवेंट शोज़ नॉट पाकिस्तानी क्लासिक म्यूज़िक। ठीक है। तो इसका एन ऑफ बी क्या होगा, क्या होगा, अब आप ये देखें कि एन ऑफ बी में हमारे पास पाकिस्तानी क्लासिक म्यूज़िक को हम कर देंगे 6 10 6। इसका मतलब ये है कि हम इनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटीज़ निकालेंगे। ये ए बनेगा एन ऑफ बी, ये एन ऑफ सी, ये एन ऑफ डी। हम इनकी अलग अलग से निकाल के फिर हम इसकी प्रोबेबिलिटी को आगे प्लस करेंगे और हम आंसर, तो बजाय इसके कि हम इसको इतने बड़े उसमें करें कैलकुलेशन में, तो हम सिंपल वे क्या करेंगे, फॉर्मूला अटेम्प्ट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमने निकालनी तो सिर्फ यही है ना, पाकिस्तानी क्लासिक म्यूज़िक। उन्होंने तो हमें ये कहा है, बाकी तो उन्होंने कहा है कि ये है रॉक भी है, टेक्नो भी है, इंटरनेशनल भी है, लेकिन क्या नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको नाम दे देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और इसमें से एक वही निकाल देंगे जो हमें नहीं चाहिए और हमारे पास सिंपल आंसर आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेशन करके देख लें अलग से, अगर आपने के पास टाइम है तो देखना यही आंसर आएगा। ठीक है। इसी तरह पार्ट 3 आप एक दफ़ा करके ज़रूर दीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वाकई यही आंसर आ रहा है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। इंटरनेशनल क्लासिकल म्यूज़िक। सो लेट्स सी बी द इवेंट शोज़ इंटरनेशनल क्लासिकल म्यूज़िक। तो आपके पास एन ऑफ सी आ जाएगा 6 उन्होंने दिया जो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी एन ऑफ सी अवर एन ऑफ एस डैट इज़ 6/40 एंड डैट इज़ 3/20 प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। अब इन्होंने कहा है कि आपने निकालना है नॉट इंटरनेशनल क्लासिकल म्यूज़िक। तो मैं यहाँ लिख दूँगी लेट डी बी द इवेंट शोज़ नॉट इंटरनेशनल क्लासिकल म्यूज़िक। ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, तो 1 माइनस 3/20, तो 20 माइनस 3 17/20। ये आपका आंसर निकल आया। इसी तरह हम 5th पार्ट करते हैं जिसमें इन्होंने कहा है पाकिस्तानी क्लासिकल और रॉक म्यूज़िक। अब देखिए इसमें इन्होंने 2 बातें की हैं। ठीक है, जो मैंने अभी आपको समझाई। इसका मतलब ये है कि हमने इनको पहले दोनों को लेट करना है। तो लेट ई बी द इवेंट शोज़ पाकिस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक सीरीज़ दैट इज़ एन ऑफ ई 6 हो गया। लेट एफ बी द इवेंट शोज़ रॉक म्यूज़िक सीरीज़, सो दैट इज़ एन ऑफ एफ। अब हमने दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ पाकिस्तानी क्लासिक
और रॉक म्यूज़िक दैट इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ PE प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ PF जो हमने डिनोट किया था। तो ये N ऑफ E प्लस N ऑफ S, ये देख लें, मैंने आपको कहा था ना आप अलग से निकाल के देखना, आपको अलग नहीं निकालने पड़ेंगे, फिर उनको प्लस करेंगे तो बेहतर नहीं था कि आप माइनस कर दें, लेकिन ये तो हमारे पास विदाउट माइनस कैलकुलेशन नहीं होनी थी, तो इसी वजह से हमने ये उसको ऐसे ही करना था। ठीक है, तो अच्छा, इसी तरह हमारे पास 6 पार्ट आ जाता है जिसमें कहा है कि टेक्नो और इंटरनेशनल क्लासिक म्यूज़िक। तो यहाँ पे लिख देंगे लेट G be the event shows techno classical music CDs, N of G is equal to 10। ठीक है, let H be the event shows classical music CDs so that is N of H is equal to 18। तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे किसकी, ऑफ टेक्नो और क्लासिकल म्यूज़िक की, जो कि है इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ G प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ H। तो ये आ जाएगा N ऑफ G, N ऑफ S, N ऑफ H, N ऑफ S। तो ये आ जाएगा 10/40 प्लस 18/40 और ये आ जाएगा 7/10। आप इसको जब सॉल्व करेंगे, अगर मैं सॉल्व भी कर देती हूँ, चलें, यह आ जाएगा 28/40। तो आप जब इसको कट करेंगे तो 4 की टेबल से तो 7/10 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 13.2 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है। और यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपको इसकी PDF फॉर्म में चाहिए तो आप कमेंट में मुझे अपने ईमेल एड्रेस कर दें, और मेरा ईमेल एड्रेस मैं आपको यहाँ मेंशन कर रही हूँ, आप ये नोट कर लें। मेरा ईमेल एड्रेस है sidraazim@gmail.com। ठीक है, इस पे आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा, ईमेल करके और कमेंट में लिख दीजिएगा कि इसका मैं आपको PDF फॉर्म आपके ईमेल एड्रेस पे सेंड कर दूं। तो इंशाल्लाह मैं आपको अपने ईमेल एड्रेस पे सेंड कर दूंगी। एक मुझे अपना जीमेल ज़रा कंफर्म करने दें कि जीमेल में मेरे पास X है या Z है। ठीक है, एक सेकंड, हाँ जी, सिद्रा अजीम। ठीक है, आप मुझे इस पे कर लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको PDF फॉर्म सेंड करूँगी जिसको भी चाहिए। इंशाल्लाह फिर एक और न्यू वीडियो के साथ मिलते हैं जिसमें हम न्यू एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी ईमानुल्लाह।